अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा नाम ग्लासगो रियल एस्टेट का, कि उन्होंने रमज़ान के इस बाबरकत महीने के अंदर मुझे ज़कात जैसे अहम मौजू के ऊपर चंद मिनट की गुफ्तगू का मौका दिया। क्योंकि रियल एस्टेट से जो भी वाबस्ता है उसको इस चीज़ का अदराक होगा, उसको इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा होगा कि रमज़ान के अंदर उन्हें किस कदर मुश्किलात का सामना रहता है और उनके जहन में किस कदर सवालात होते हैं जिनका जवाब ढूंढना उनके लिए कभी कभार मुश्किल भी हो जाता है। लिहाजा इस ही मुश्किल को पेश नज़र रखते हुए लाजमन ग्लासगो रियल एस्टेट ने इस नेक काम को करने की ठानी है और इस मौजू के ऊपर चंद मिनट की गुफ्तगू जो है वो मैं आपसे करूँगा कि रियल एस्टेट के अंदर किन लोगों पर ज़कात वाजिब है, किन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ है और किन लोगों को ज़कात अदा नहीं करनी। तो सबसे पहले बहुत से सवालात हैं मेरे पास इस वक्त, तकरीबन 9-10 सवालात हैं अलग अलग लोगों के, और सवालात काफ़ी ज़्यादा थे लेकिन इन सवालात को मुख्तसर किया गया क्योंकि अगर इनके जवाब मिल गए तो आपके बहुत सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन ये जो 9-10 सवाल हैं इससे हट के मैं एक जो बुनियादी सवाल है वो मैं करता हूँ कि किस प्लाट पे या किस प्रॉपर्टी पे या किस मकान के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि ज़कात जो है वो सिर्फ उसी आपको प्रॉपर्टी पे अदा करना है जो आपने अपने बिजनेस के लिए या अपनी इन्वेस्टमेंट की हिफाजत के लिए लिया है। अगर आपने अपनी ज़ाती रिहाइश करने के लिए वो जगह खरीदी है, यानी कि आप मुस्तकबिल में या अभी वहाँ पर अपनी रिहाइश बनाना चाहते हैं, वहाँ पर रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं, वहाँ से आपको कोई दूसरा मतलब नहीं है, आप ये नहीं चाहते कि मैं उसे मुस्तकबिल में जो है वो फ़ायदा उठाऊँ या मुस्तकबिल के अंदर आपकी जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो महफूज रहे। अगर ये आपकी नीयत नहीं है, अगर आपकी नीयत के अंदर इस तरह का कोई भी इरादा नहीं है तो उस पर ज़कात नहीं है। और अगर आपकी नीयत के अंदर प्रॉफिट का इरादा है कहीं भी हल्की सी भी, तो इसके ऊपर आपकी ज़कात जो है वो फ़र्ज़ होगी। सबसे पहले जो चीज़ें ये आपको मैंने क्लियर कर दी। उसके बाद दूसरा ये है कि क्या किराए के जो आपने कोई प्लाट खरीदा है या प्रॉपर्टी खरीदी है, फिर उसके ऊपर मकान बनाने के बाद आपने उसे किराए पर दे दिया, रेंट पर दे दिया, क्या उस पर भी ज़कात है? तो इसके ऊपर ये है कि उसकी जो असल कीमत है उस पर ज़कात नहीं होगी। ज़कात होगी जो उससे आपका बिजनेस हो रहा है, यानी कि माहाना जो है आपका रेंट आ रहा है, किराया आ रहा है, उस पर आपको ज़कात बनेंगे। वो भी तब जब वो सालाना जो है उस मिकदार को पहुंच जाएगी जिस पर ज़कात फ़र्ज होती है, और फिर उसके अंदर से आपको 40वां हिस्सा यानी कि 2.5% जो है वो ज़कात अदा करना होगी। अगर वो नहीं भी पहुंचती तो आपकी जो बाकी ज़रिया आमदन है उसके साथ मिल के अगर वो निसाब की हद तक पहुंच जाती है, उसका जो रेंट है वो निसाब की हद तक पहुंच जाता है, तब भी आपको इसके अंदर बाकायदा जो है वो ज़कात अदा करना होगी। ये दो चीज़ें जो है वो बुनियादी हैं, और ये आप जो है ज़कात जिन्हें अदा करेंगे वो भी मैं आपको एंड में जाके बता दूंगा। और ये ज़रूरी है कि आप ज़कात उन्हीं लोगों को अदा करें जो मुस्तहिकीन हैं, लेकिन उससे पहले आपके सवालात के जो जवाबात हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर देता हूँ। सबसे पहला सवाल है, क्या किस्तों पर लिया गया प्लाट उस पर ज़कात है? तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सवाल है, और अमूमन बहुत से लोगों ने, बल्कि आज के दौर में तो तकरीबन 50-60% लोगों ने प्लाट जो हैं वो किस्तों पर लिए होते हैं। प्लाट हो गया, कई अपार्टमेंट्स जो हैं उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स पे लिए होते हैं और उन्हें माहाना या 3 माह की बुनियाद पे इंस्टॉलमेंट जो है वो अदा करना होती है। तो इसका जवाब ये है कि आपको तब तक इसके ऊपर ज़कात नहीं अदा करना होगी जब तक आपके ये मुकम्मल कंट्रोल में नहीं आ जाता, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट मुकम्मल जो है वहाँ पे लग नहीं जाती। लेकिन उसके अलावा, उस प्लॉट के अलावा अगर आपके पास प्रॉपर्टी है जो आपने इस नीयत से खरीदी है कि आपने मुस्तकबिल में जो है उससे मुनाफा कमाना है, तो फिर आपको उस पर अदा करना पड़ेगा। और अगर इस जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, इसकी जो इंस्टॉलमेंट जो है वो आपके साल मुकम्मल होने के बाद साल मुकम्मल हो जाएगा, तब आपको, अगर आपने इसको इस नीयत से खरीदा है कि आपने इससे मुनाफा कमाना है, आपको प्रॉफिट हासिल होगा, तो फिर आपको ज़कात अदा करना होगी। और अगर आपकी ये नीयत नहीं है, आपने रिहाइश के लिए इंस्टॉलमेंट्स पर खरीदा है, तो आपको इस पर ज़कात अदा नहीं करना होगी।
लिहाजा इस सवाल का जवाब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। दूसरा सवाल ये है कि अगर प्लॉट या अपार्टमेंट का कब्जा ना मिला हो और कीमत मुकम्मल अदा कर दी हो तो क्या ज़कात है? तो ज़कात वही आपकी जो निसाब है वो 40वां हिस्सा 2.5%, और तब आपको चाहे उसका कब्जा ना मिला हो लेकिन आपकी जहन में एक बात है कि आपको आज कल परसों, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 माह में उसका कब्जा मिल जाएगा, और आपने खरीदी इस नीयत से है कि आपको इससे प्रॉफिट हो। वही बात कि आपकी अगर यहाँ से बिजनेस की नीयत है या आपके इन्वेस्टमेंट को महफूज करने की नीयत है कि आपका पैसा महफूज पड़ा रहे, तो आपको इस पर ज़कात जो है वो निसाब के बराबर अदा करना होगी। और चाहे आपको इसका कब्जा मिला हो या ना मिला हो, आज नहीं तो कल मिलना तो ज़रूर है। इसलिए ये जो छोटी सी चीज़ है इसको आप काइंडली ज़हन नशीन कर लीजिए। तीसरी बात यह है कि अगर बच्चों की नीयत से प्लाट लिया हो कि इनके काम आएगा मुस्तकबिल में, तो क्या ज़कात बनेगी? अगर आपके पास यानी कि रहने को एक बेहतर जगह मौजूद है और आपके जो बच्चे हैं वो मुस्तकबिल के अंदर वहाँ पे बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और आपने उसके बावजूद एक अलग प्लाट लिया है जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट की हिफाजत तस्वुर की जा सकती है, और फिर यही चीज़ है कि इसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। और अगर बच्चों के पास रहने को कोई बेहतर जगह ठिकाना नहीं है और आपने सिर्फ इस नीयत से लिया है कि वो बच्चे मुस्तकबिल में वहाँ पर रह लेंगे, तो चले मजबूरन जो है इस पर ज़कात नहीं होगी, क्योंकि आपके पास पहले कोई ऐसी बेहतर रिहाइश गाह नहीं है जहाँ पे मुस्तकबिल में ज़िंदगी गुजारी जा सके। और फिर उसके बाद जो है अगर खरीदो फरोख्त का काम हो, प्लाट, फ्लैट, दुकान या घर, तो क्या निसाब होगा? ये ज़रूर किसी प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के एजेंट का सवाल है, या रियल एस्टेट के किसी न किसी काम करने वाले का, क्योंकि उसका ये बिज़नेस है और बिज़नेस के मुतालिक वो सवाल करना चाह रहा है। तो अगर आपके पास इतनी सरमायाकारी है कि वो सालाना जो है आपके पास महफूज है और आपकी जो निसाब है ज़कात का उससे ज़्यादा है, तो आपको उस निसाब में जो आपके पास मौजूद है आपकी रकम, उस पर ज़कात अदा करना होगी। बाकी जो है आपकी चीज़ें आप लाजमन यही करते हैं कि आप लेके रखते हैं, तो 1-2 माह बाद आप वो सेल कर देते होंगे। और अगर कुछ चीज़ें आपके पास ये है कि कुछ 1 साल तक पड़ी रह जाए, यानी कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है किसी अपार्टमेंट पे या किसी प्लाट पे या किसी और प्रॉपर्टी पे, और वो आपकी 1 साल तक महफूज है और आपने अभी तक सेल नहीं की, उसकी कीमत जो है बढ़ती जा रही है या फिर चाहे लॉस में जा रही है लेकिन ज़कात से ज़्यादा है, तो आपको उस पर ज़कात अदा करना होगी अगर वो साल तक आपके पास महफूज है। और अगर वो साल तक महफूज नहीं भी है, तो जो आपके पास अल्लाह का दिया हुआ माल है उस पर अगर वो निसाब से ज़्यादा है तो उसके ऊपर आपको लाजमन जो है वो ज़कात अदा करना होगी। नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर प्लाट की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई हो और ज़कात निकालने की गुंजाइश ना हो तो क्या सूरत हो? तो एक बहुत ही उलझा हुआ सवाल है कि प्लाट की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई और ज़कात निकालने की गुंजाइश ना हो तो क्या सूरत हो? इसके 10 किस्म की जो गुंजाइशें हैं वो आप खुद निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास एक बिज़नेस करने के लिए प्लाट है और आप जो है उसकी ज़कात निकालना आपको निकालना फ़र्ज़ हो चुका है, और आप वो ज़कात कैसे निकालेंगे लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, तो फिर वही एक प्लाट है जिसके अंदर से आपको ज़कात अदा करना होगी। उसको चाहे सेल करके अदा कर दीजिए या फिर जैसे भी किसी भी सूरत में आप उस ज़कात को अदा करने का बंदोबस्त कीजिए, ताकि जो है जो मुस्तहिकीन हैं उन तक जो रकम पहुंचाने का ये मामला है वो उसी तरह जारी रह सके, किसी न किसी उज़र की वजह से वो बंद ना हो और कोई और 100 मसाइल जो हैं वो जन्म ना ले। ये एक आपके ही माल की इसके अंदर पाकी है, आपका माल पाक हो जाता है और अल्लाह ताला के यहाँ मोतबर ठहरता है। नेक्स्ट सवाल ये है कि हमने एक प्लाट लिया था 4 लाख का, लेकिन मार्केट ख़राब होने की सूरत में अब उसकी कीमत मज़ीद कम हो गई है, तो क्या निसाब ज़कात होगा हम पर? सबसे पहले ये चीज़ है कि आप देख लीजिए आपके पास जो मुकम्मल बाकी चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ यही एक प्लॉट है तो इसकी एक अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास जो रकम है या आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो निसाब से ज़्यादा बन रही है, तो चाहे लॉस में जा रहा हो कारोबार है, चाहे वो लॉस में जाए लेकिन आपको ज़कात तो अदा करना ही होगी, वो आपको उसकी माफ़ी नहीं है। और अगर आप उस कीमत तक नहीं पहुँचे, निसाब तक नहीं पहुँचे, ज़कात का जो निसाब है उस तक नहीं पहुँचे, तो फिर आपको नहीं अदा करना होगी। सिर्फ़ और सिर्फ आप इस नीयत से या इस वजह से ये नहीं कर सकते कि आपके कारोबार में लॉस हो गया है लिहाजा मैं ज़कात नहीं निकालूंगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। कारोबार होते ही प्रॉफिट या लॉस के लिए हैं, प्रॉफिट या लॉस कारोबार में होता रहता है, लेकिन खुदारा इस छोटी सी बात की वजह से
ज़कात अदा न करने की कोई भी गुंजाइश ना निकालिए, इस तरह नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि एक और सवाल, हमने एक प्लाट लिया था 17 लाख का, मगर इसकी मौजूदा कीमत 22 लाख है। साल मुकम्मल हो गया और हमने मार्केट रेट से कम में सेल कर दिया, तो क्या ज़कात 22 लाख के हिसाब से बनेगी? सबसे पहली बात ये कि आपने जिस रेट में सेल किया है उसके मुताबिक ही आपको ज़कात अदा करना होगी। 22 लाख के, अगर आपने 22 लाख में सेल किया है तो 22 लाख के मुताबिक अदा करना है, और अगर आपने 21 लाख में, 20 लाख में, 18 लाख में सेल कर दिया है तो आपको उस हिसाब से जिस कदर आपके पास माल है या आपके पास जिस कदर आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज है उस जितनी ही आपको ज़कात निकालना होगी। नेक्स्ट सवाल यह है कि हमने एक प्लॉट लिया था साल पहले, लेकिन इसका कब्जा अभी तक नहीं मिला हमें, इस पर क्या ज़कात है? अगर आपको ये मालूम है कि इंशाल्लाह आज नहीं तो कल परसों आपको जो है उसका कब्जा मिल जाएगा, वो कोई बाएतमाद लोग हैं, वो आपके साथ दो नंबरी नहीं करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज है, तो फिर आपको ज़कात अदा करना है। अगर आपको ये लगता है कि हमारा सरमाया जो है वो डूब चुका है, वो आगे से जो आपके साथ दो नंबरी कर रहे हैं या जालसाजी कर रहे हैं, तो फिर आपको इस पर ज़कात अदा नहीं करना होगी। यानी कि इसकी नीयत जो है वो काम करने की वो इसी पर मुनसर है कि आपका सरमाया जो है वो आपके पास हो, वो ज़ाया ना हुआ हो, हर टाइम आपके पास महफूज हो, तभी आपको इसके ऊपर ज़कात अदा करना है। अब बात करेंगे कि ज़कात आप किन्हें अदा करेंगे, तो 1-2 मिनट के अंदर इसकी मैं मुकम्मल और मुख्तसर से जो है सूरत हाल आपके सामने पेश कर देता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ज़कात के जो है 8 मसारफ अदा किए हैं, आप उनको अदा करिए और हर सूरत उन तक ही ज़कात पहुँचाने का ज़रिया बनिए। और फिर कुछ लोग जो हैं वो ज़कात अदा करने के लिए ख़ुद तगोदो नहीं करते, बल्कि किसी दूसरे या तीसरे फ़र्द के थ्रू वो ज़कात अदा करने के लिए कोशिश करते हैं। लिहाजा इस सूरत में आप यही कोशिश करें कि जो बंदा ज़कात आपकी किसी को पहुंचाने गया है वो कोशिश करें कि बाएतमाद हो, और चूँकि आपने तो अदा कर दी है ज़कात आपकी तो कबूल हो जाएगी, लेकिन कोशिश यही करें कि किसी मुस्तहिक तक पहुँचने के लिए आपकी जो ज़कात है वो बर वक़्त पहुँचे और उसकी जो है वो मुश्किलात दूर हो जाएं। ये ना हो कि आपकी ज़कात किसी और जानिब चली जाए और उल्टा सवाब की बजाय आपको गुनाह हो जाए। ये ज़रूर कोशिश कीजिए। और अगर लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आपने अपनी कोशिश मुकम्मल कर ली है और उसके बावजूद आपको ज़कात अदा करने के लिए कुछ थर्ड पर्सन की ज़रूरत है और वो ज़कात आपकी बेहतर जगह पे इस्तेमाल करता है, आपको इस चीज़ पे एतमाद है, तो फिर आप लोग लाजमन उस थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को यूज़ कर लीजिए और अपनी ज़कात जो है वो मुस्तहिकीन तक पहुँचाने का ज़रिया बन जाइए। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अल्लाह ताला के यहाँ आपको जो है वो कबूलियत का दर्जा भी मिलेगा आपके इस अमल को, और अल्लाह ताला के यहाँ इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपको जो है वो बेहतर जो है मुकाम भी दिया जाएगा और आपकी ज़कात भी जो है इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ कबूल होगी। मज़ीद जो सवालात हैं आपको इस मुतालिक वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि आप कोशिश यही करें कि ज़कात अपने करीबी अजीज़ों में तकसीम करें, फिर इर्द गिर्द जो रिश्तेदार ताल्लुक़दार हैं उनमें, हमसायों में, और फिर मुस्तहिकीन में, यतीम में, बेवाओं में, मुसाफिरों पे खर्च कीजिए, और अगर कर्ज़दार है कोई उसका कर्ज़ अदा करने में कोशिश कीजिए, किसी के लिए वसीला बन जाइए उसकी मुश्किलात को दूर करने का। बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम आपके सवालात के जवाब मिल चुके होंगे और आप इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ इस तमाम बताए हुए तरीक़ों पर अमल करते हुए अपने निसाब ज़कात को जो है वो मुकम्मल बारीक बीनी के साथ परखते हुए अदा करेंगे, ताकि आपका माल जो है वो पाक हो जाए और अल्लाह ताला जो है आप पर अपना ख़ास रहम और बरकत नाज़िल फरमा दे। मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।